राम राम जी सभी भाइयों को। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ हैं भाई आज कमलकांत गौरी जी, पेशे से पत्रकार हैं, बड़ा लंबा अनुभव है, दिल्ली हरियाणा और पूरे राष्ट्रीय राजनीति पे बड़ी पैनी निगाह रखते हैं। कमल भाई राम राम। राम राम जी, राम राम। आपके दर्शकों को भी राम राम, आपको भी राम राम जय श्री राम, जय जय श्री राम। जी। कमल भाई एक बात बताइए, ये हम हर सत्ता प्रतिष्ठान में या हर सरकार में ऐसा देखते हैं कि कोई न कोई पत्रकार जो है वो बहुत बड़ा सत्ता का दलाल, पावर ब्रोकर, पावर सेंटर बन जाता है। यूपीए के जमाने में गांधी परिवार के बहुत नजदीक पहुंच गए थे राजीव शुक्ला जी। जो आदमी कानपुर में एक स्कूटर से चलता था आज अरबोपति बना हुआ है, अरबों का उसका एक साम्राज्य है। जो कि एक अखबार में सामान्य सा एक पत्रकार होता था। आपने भी वो दौर आपको याद होगा जी जी जब राजीव शुक्ला कानपुर में या दिल्ली में एक स्कूटर बड़ी मुश्किल से अफोर्ड कर पाते थे। जी इसके अलावा सर इतनी लंबी लिस्ट है ऐसे पत्रकारों की जो सत्ता के दलाल, पावर ब्रोकर्स बन गए, पावर सेंटर्स बन गए थे। मतलब वो नीरा राडिया टेप्स में तो हमने सुना कि पूरी कैबिनेट ही ये लोग बनवा रहे थे, बरखा दत्त और वीर संघवी और सब लोग मिलके। और उसमें जी कौन कौन, रतन टाटा से लेके और बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व थे, बड़ी बड़ी पार्टियां इन्वॉल्व थी। जी और बाकायदा डिक्टेट कर रहे थे मनमोहन सिंह को कि और उनके यूपीए को कि फलानवा ये विभाग देना है, ये मंत्री बनेगा, ये मंत्री बनेगा। सर अब जी ऐसा ही एक नाम भाजपा में भी सामने आ गया है। जी सो कॉल्ड पत्रकार हैं, टीवी 9 टीवी के पता नहीं संपादक क्या हैं, जो भी होता, डायरेक्टर हैं, जो भी हैं, मूलतः जी बनारस के रहने वाले हैं। उनका भी एक, वो भी एक पावर सेंटर बन के उभरे हैं भाजपा जी के सरकार में। क्या सर जी ये एक बात बताइए, ये पत्रकार लोग कैसे इतने पावरफुल हो जाते हैं? कारण क्या है आखिर इसके पीछे की? जरा मुझे पूरी गणित समझाइए। देखिए बाबा जी, जो राजनेता हैं और जो जर्नलिस्ट हैं, इनका जो साथ है वो बहुत नेसेसरी है। राजनेता के बिना पत्रकार नहीं चल सकता, पत्रकार के बिना राजनेता नहीं चल सकता। ठीक। राजनेता को पब्लिसिटी चाहिए। अब तो पब्लिसिटी के सैकड़ों माध्यम हो गए हैं। एक जमाना था जब सोशल मीडिया नहीं था और उससे पहले टीवी भी नहीं था, तो अखबार के पत्रकार जो हैं वो उनका ज़रूरत होती थी पॉलिटिशियन को अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात फैलाने के लिए, अपना नैरेटिव सेट करने के लिए, अपने लिए पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए। और जब टीवी आया तो टीवी ने ये करना शुरू कर दिया। अब सोशल मीडिया आ गया है, तो पत्रकार की ज़रूरत थोड़ी कम ज़रूर हुई है पॉलिटिशियन को, लेकिन वो ज़रूरत बनी हुई। इसमें एक राजनेता की जो है वो एक मजबूरी काम करती है। वो मजबूरी ये होती है कि जो पत्रकार है, अगर मैं मान लीजिए रोहतक से काम कर रहा हूँ मान लीजिए, तो रोहतक की पॉलिटिक्स को अगर मैं अच्छे से कवर करता हूँ, तो मुझे हर व्यक्ति का इतिहास मालूम है, अतीत मालूम है, उसकी कैपेसिटी मालूम है, जो जनसंख्या है उसका गणित मालूम है, उसका समीकरण मालूम है, उसकी केमिस्ट्री मालूम है, उसकी जो अर्थमेटिक है वो मालूम है, तो वो मुझे मालूम है। और जो नेता बाहर से आया है, मान लीजिए कोई भी एग्जांपल रख ले, मान लीजिए इस बार जैसे हरियाणा में राजस्थान के जो पूर्व अध्यक्ष थे, उनको पुनिया जी को बनाया गया, एक हरियाणा का इंचार्ज बनाया गया कि आप इलेक्शन देखेंगे, बाहर के प्रभारी बनाए गए। अब पुनिया जी को हरियाणा के बारे में क्या मालूम? तो पुनिया जी डिपेंडेंट है किसी व्यक्ति पर। वो डिपेंडेंसी पार्टी पॉलिटिक्स में भी होती है और पार्टी से बाहर भी होती है, जो भी जानता है। अब पार्टी में क्या दिक्कत होती है कि हर व्यक्ति का एक कलर्ड व्यू होता है। मान लीजिए मैं एक्स के पास गया, तो एक्स मुझे अपने नजरिए से चीजें देगा, ये एक जनरल परसेप्शन है। लेकिन अगर मैं पत्रकार के पास गया,
तो मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि ये पत्रकार जो है इसका उतना कलर्ड व्यू नहीं होगा, ये मुझे चारों तरफ से जानकारी दे देगा। तो जो पत्रकार होता है वो जानकारी का स्रोत है, और जो पॉलिटिशियन बाहर का है या उसी स्टेट का है, वो उसको सोर्स के रूप में, उसको जानकारी, इंफॉर्मेशन के रूप में यूज करता है। जैसे राजीव शुक्ला जी का आपने नाम लिया, तो राजीव शुक्ला जी क्यों इतने बड़े बने? तब राहुल गांधी, माफ कीजिएगा, राजीव गांधी जो है वो नए नए आए, वो तो पॉलिटिक्स में थे नहीं, उनकी तो जानकारी इतनी थी नहीं, और वो किस पर विश्वास करें, किस पर विश्वास ना करें। तो दैनिक जागरण जो है उस समय का बहुत बड़ा पेपर होता था, आज भी बड़ा पेपर है, और उसी में राजीव शुक्ला जी जो हैं वो जुड़े हुए थे। तो किसी ने उनको मुलाकात करवा दी थी कि राजीव शुक्ला जी काफी जानकारी रखते हैं, आप इनसे मिल लीजिए। अब राजीव गांधी राजीव शुक्ला जी से मिले, और उन्होंने जो उनको बातें बताई, वो सारी बातें तो राजीव गांधी के लिए नई थी। मैं इसको एक नज़ीर के तौर पर आपके सामने रख रहा हूँ, तो नहीं थी, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में ही नए थे। तो उनको इन्फॉर्मेशन के सोर्स चाहिए थे, ऐसे सोर्स जो इंडिपेंडेंट हो या कंपैरेटिवली इंडिपेंडेंट, क्योंकि पार्टी में वो किससे पूछें, पार्टी में तो सबका व्यू कलर्ड है। तो इसलिए ये एक नजदीकी बन जाती है, जो खास तौर से उन लोगों के लिए जो लोग उस स्टेट के नहीं हैं, या संगठन से नहीं आए हैं, या जो यूथ इकाई होती है उससे आगे नहीं बढ़े हैं, जो स्टेप बाय स्टेप पार्टी में आगे नहीं बढ़े हैं, पैरा ड्रॉप हो गए हैं किसी भी कारण से, किसी भी वजह से, या उनको किसी दूसरी स्टेट में जाना पड़ रहा है जिसकी जानकारी उनको नहीं है। जानकारी भी आपको लेते लेते, जो ग्राउंड एक्सपीरियंस होता है वो लेते लेते, वो एक्सपीरियंस तभी आता है जब वो एक्सपीरियंस के साल पूरे होते हैं, 5 साल, 7 साल, 10 साल। अब मान लीजिए आपने अमित शाह जी उड़ीसा में कहें किसी को, तो किसी पर तो डिपेंड होना पड़ेगा ना, उनको तो उड़ीसा की पॉलिटिक्स नहीं मालूम, लेकिन उनको गुजरात की पॉलिटिक्स मालूम, क्योंकि वहां धीरे धीरे आगे बढ़ते आए हैं वो। तो या तमिलनाडु की बात कर लीजिए, तो वहां की इंट्रिकेसीज जो अर्थमेटिक है, जो केमिस्ट्री है, वो उनको नहीं मालूम है। तो ये पत्रकार एक सोर्स के रूप में काम करता है। एक काम ये होता है जो जेन्युइन काम भी आप कह सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि वही पत्रकार धीरे धीरे मित्र हो जाता है, वही पत्रकार धीरे धीरे सभी के लिए मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जैसे नीरा लाडिया वाला मामला था, वही एजेंट बन जाता है, वही आपका सोर्स हो जाता है। बाहर से जो लोग राजनीति में पैसे के लिए आते हैं, तो उनको भी तो साधन चाहिए ना, सीधे जाकर पैसा किसी से नहीं मांगा जा सकता। तो कौन होगा बीच में सोर्स? कोई ना कोई तो सोर्स होगा, या कोई पार्टी का व्यक्ति होगा, या कोई नेता होगा जिससे उनका संपर्क होगा, या कोई पत्रकार होगा। तो वो एक तरह से दलाल हो जाते हैं, तो वो दलाली करने लगते हैं। तो ये गिव एंड टेक का रिश्ता है, दोनों का रिश्ता रहना जरूरी है, मजबूरी है। वही रिश्ता आगे आगे जाकर घनिष्ठ हो जाता है। फिर उस घनिष्ठ रिश्ते में से जो ईमानदारी के काम है, उनसे हटकर वो जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो भी करने लगता है। इसलिए ये घनिष्ठताएं बढ़ती हैं, और शुरू से ही ऐसा होता रहा है। तो और कई धीरे धीरे पत्रकार तो ऐसे हो जाते हैं जो स्वयं राजनीति में चले जाते हैं, राज्यसभा के मेंबर बनने का बड़ा उनको चाव होता है। अब राज्यसभा के मेंबर के बनने के लिए क्या क्या करते हैं वो। अब चाहे वहां राज्यसभा में जाकर, इनका पत्रकारों को बोलने का ही काम है, मैं कई ऐसे पत्रकारों को जानता हूं जो वहां जाकर एक भी भाषण नहीं दे पाते राज्यसभा में। तो ये गिव एंड टेक का रिश्ता दोनों में रहता है, जिसकी जरूरत दोनों तरफ है। इसलिए ये इतनी प्रगाढ़ता हो जाती है, और इस तरह के दलाल पैदा हो जाते फिर हैं। मुझे जी। याद है एक बार बिहार से एक नेता जो है वो लालू जी के पार्टी से आए, तो एक बार वो टीवी पे कुछ बोल रहे थे, प्रेमचंद गुप्ता नाम था शायद उनका। अब वो उनके प्रेमचंद गुप्ता जो है उनके फाइनेंसियल्स को देखा करते लालू जी के, राज्यसभा लालू में जी के, भेजे हुए वो बात। तो ये बात है 90 के दशक की। तो जी। मैंने देखा कि यार ये आदमी तो हरियाणवी साउंड कर रहा है, क्योंकि मैं बचपन से जो चूंकि हरियाणा में रहा हूं, पहलवानों के बीच में रहा हूं, तो मैंने कहा यार ये आदमी हरियाणवी साउंड कर रहा है, और ये आदमी बिहार में कैसे राजनीति लालू के इतना नजदीक है। फिर बाद में पता लगा कि वो आदमी बिहार में लालू की जितनी भी जो काली कमाई थी
उसको विदेश में खपाना, निवेश करना और पूरा उनका जो काला साम्राज्य था उसको मैनेज किया करता था। बिल्कुल ठीक बात। तो अच्छा, अमर सिंह जी क्या थे? अमर सिंह जी भी यही थे। यही थे। यही थे। और आफ्टर ऑल ही बिकेम सो पावरफुल इन समाजवादी पार्टी। या वो तो कहते कि पूरे देश के पॉलिटिकल सर्कल में उनके जैसा ब्रोकर ही कोई नहीं था। वो तो पूरा मतलब पूरा बॉलीवुड हैंडल करते थे, पूरा मतलब अंबानी, टाटा, बिरला से लेकर के और पूरी की पूरी राजनीति, इतना बड़ा पावर ब्रोकर। सर शायद अमर सिंह से बड़ा ब्रोकर तो शायद कोई भी नहीं हुआ भारतीय राजनीति में। अब बहुत ज्यादा व्यक्तिगत हम लोग क्या हो सकते हैं इसमें, लेकिन ये सही बात है, बहुत सारे लोग हुए हैं। जैसे प्रेमचंद जी तो सिर्फ लालू जी का काम देखा करते थे, जी इनके पास मुलायम सिंह जी का काम था, हाँ। अमर सिंह के पास। तो ये धीरे धीरे, तो देखिए, जर जोरू और जमीन, पूरी दुनिया जो है वो इसी के इर्द गिर्द चलती है, चाहे वो वार हो, चाहे वो राजनीति हो। और राजनीति में भी उनको अलग कंटेक्स्ट में यही 3 ही वर्ड यूज होते हैं, जर, जोरू और जमी। हर किसी को पैसा चाहिए, जमी के रूप में उस पैसे को खपाना, उसको कमाना, कमवाना, अ, और सब तरह का ऐश्वर्य, ऐश, मौज, मस्ती, ये सब जब पैसा आता है तो सब चीजें होती हैं। और इसी के लिए आपको व्यक्ति चाहिए, हर किसी के पास होता है, हर पॉलिटिशियन के पास होता है। मोटे तौर पर अगर वो राजनीति में है, तो मोटे तौर पर अगर पार्टी का बंधन नहीं है, तो लगभग भारत के सारे पॉलिटिशियन ऐसे ही हैं। हम्म। जैसे मैं हाथ मानता हूँ कि कुछ हद तक बीजेपी में जो पैसा लेने का तरीका जो है, वो पार्टी फंड के रूप में है, जी इंडिविजुअल पर रोक है। कि इंडिविजुअल, जैसे कहावत भी है, आम चर्चा होती है कि कांग्रेस में पार्टी गरीब है, नेता अमीर है, बीजेपी में नेता गरीब है, पार्टी अमीर है। तो जी बात ये है कि असल में तरीका क्या है। फाइनेंस तो हर किसी को चाहिए पार्टी चलाने के लिए। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट का उसका एक अच्छा तरीका अरुण जेटली जी ने निकाला था बॉन्ड का। अब सुप्रीम कोर्ट ने बिना कोई सॉल्यूशन दिए उसको बंद कर दिया। अरे जो पैसा व्हाइट में मिल रहा है, देश की इकोनॉमी को व्हाइट करने की कोशिश हो रही है, आपने उसको ब्लैक में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप कैसे सुप्रीम कोर्ट हैं भाई? उसके आप इफेक्ट तो सोचिए, क्या होते हैं उसके इफेक्ट, क्या होंगे उसके इफेक्ट। अब भी पैसा तो आएगा ही, अब ब्लैक के रूप में आएगा। ब्लैक के रूप में आएगा तो ब्लैक के रूप में कमाया जाएगा, तो ब्लैक के रूप में आएगा। तो मतलब आप लोगों को पुश कर रहे हैं इंडस्ट्रीज को कि आप ब्लैक में पैसा कमाइए, फिर दीजिए। बॉन्ड से वो सिस्टम था कि आप पार्टी के जो अकाउंट्स हैं उसमें डाल सकते हैं कि मैंने इतने बॉन्ड्स लिए, इन पार्टियों को दे दिए। तो वो एक बेहतर तरीका था, या कोई और इसको बेहतर करने का जरूरत थी, ना कि ये। तो हाँ, ये जो पत्रकारों वाली बात है, ये एक दूसरे की नीड है, नेता की और उसकी, पैसा संभालने के लिए, ऐश के लिए, सब चीजों में। नहीं सर, वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाली जो स्कीम थी उसमें उसको ऑल टुगेदर, जैसा कि अभी आपने कहा कि उसको रद्द करने, खारिज करने की जरूरत नहीं थी, उसमें सुधार की जरूरत थी। उसमें इट सुधार की शुड हैव। जरूरत थी। आप बताते, अगर आपके पास इतना दिमाग है, आप ये अल्टरनेटिव देते ना कि इलेक्शन में, इलेक्शन रिफॉर्म्स की एक बात होती है, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए उठाया गया कदम था। आपने उसको कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसको कहकर रद्द कर दिया। तो आप एक बेहतर स्कीम बता दीजिए देश को कि क्या बेहतर स्कीम हो सकती है कि जिसमें ट्रांसपेरेंसी भी रहे और जिसमें जो है वो पैसा भी व्हाइट में है। अब ट्रांसपेरेंट आप करेंगे, कौन पॉलिटिशियन, जो कौन इंडस्ट्रीज जो है पैसा देगा? आज वो पैसा देगा, लोगों को पता चल जाएगा कांग्रेस को 100 करोड़ दिए, बीजेपी को 200 करोड़ दे दिए, तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो उसको पेलेगी। या बीजेपी को पता चल जाए तो बीजेपी उसको पेलेगी। तो भाई किसी को पेलना थोड़ी है, एक रास्ता निकालना है। रास्ते बहुत सारे हैं, और भी रास्ते हो सकते हैं। जीएसटी 1% बढ़ा दीजिए, और वो 1% जो है, जो पार्टी जितने परसेंट वोट पाएगी उसको उतना पैसा मिलेगा। अपनी मेहनत से वोट बढ़ाइए और ज्यादा वोट लाइए, ज्यादा पैसा मिलेगा। तो और तरीके हो सकते हैं। अब वो, लेकिन उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी जैसा इशू नहीं आएगा, तो वो एक अलग विषय हो गया। हम लोग शायद हट गए अपने विषय से। जी
नहीं, तो सर ये बताइए कि अभी उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही एक पावर सेंटर का जिक्र हुआ है इस चुनाव में, जब भाजपा की जो मिट्टी पलीद हुई है और जो बहुत सारी सीटें हार गई है, एक तरह से भाजपा को जो करारी शिकस्त मिली है उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में, तो उससे जो है एक ऐसे पावर ब्रोकर, पावर सेंटर पत्रकार का नाम उभरा है जो कि भाजपा की में जो है वो सारी। देखिए मैं उसको मानता हूँ, देखिए उनका नाम जो है वो कभी जनसत्ता से जुड़े रहे थे, जनसत्ता में पत्रकार होते थे लखनऊ लखनऊ से, और उनके जी काफी पॉलिटिकल सर्कल में काफी अच्छे लिंक है और बहुत पुराने पत्रकार। जी इंडिया न्यूज में भी वो ब्यूरो चीफ होते थे, पहले उन्होंने ज्वाइन किया। और अब ये जो है ये इसके 2-3 कारण है। सबसे बड़ी बात, आप अपने नेता पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात जो सरसंघ चालक ने कही कि सेवा के साथ अहंकार नहीं आना चाहिए, तो लाइन में अभी किसी को दबाकर ऊपर उठने की क्या जरूरत है कि योगी जी हारेंगे या योगी जी डाउन होंगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। अरे आपका नाम तो ऑलरेडी लिस्ट में है भाई, जो भी लोग हैं उससे ऊपर तो हो नहीं सकते। तो उनकी मजबूरी थी कि दिल्ली में बैठ के इतने सारे काम के अंदर वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या बनाए। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन उनको चाहिए था, उन्होंने उनको पकड़ ली। पत्रकार की लिमिटेशन है, ये पॉलिटिशियन को समझना चाहिए। पत्रकार 5-10 सीटों का आपको ब्यौरा दे सकता है, आइडिया दे सकता है, वो भी अगर वो ईमानदार हो, लाग लपेट ना करता हो, लालच ना हो तो। लेकिन आप समझेंगे पूरी यूपी को वो जानता है, 80 सीटों को वो जानता है, ये संभव ही नहीं है, किसी के लिए संभव नहीं है। आपको छोटे छोटे क्लस्टर बनाने पड़ेंगे, जैसे संगठन में होता है। तो क्लस्टर के माध्यम से आप इंफॉर्मेशन जुटाएं, उन पर रिलाई करें, 2 सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बना लें। जाने क्यों ये सब किया गया कि बिल्कुल डाउन करना था योगी जी को, या क्या पर्पस था कि आपका एक संगठन, अलग से संगठन आपके व्यक्ति हैं, पॉलिटिशियन आपकी पॉलिटिकल पार्टी के अलग लोग हैं, संगठन के अलग लोग हैं और एजेंसीज के अलग लोग हैं। इन तीनों को ही ग्रुपिंग करके आप निकाल सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति जो है वो मेरे को मुफीक बैठता है, पार्टी को मुफीक बैठता है, जीतने की स्थिति में है या नहीं। तो अगर आप जीतने के बजाय, अगर आप एक्चुअली थोड़ा सा, मैं इसका एक कारण जो मुझे लगता है वो ये भी है कि ये लगने लग गया था इन लोगों को कि मोदी जी का नाम काफी है, और इस इलेक्शन ने ये सिद्ध किया कि मोदी जी का नाम काफी नहीं है। जो व्यक्ति ऊपर जाता है उसके नीचे आने की संभावना बनी रहती है। तो इस चीज को कभी रूल आउट करके नहीं चलना चाहिए। वो एक इलेक्शन में ना हो नीचे, 2 में ना हो, 3 में ना हो, लेकिन कभी ना कभी वो नीचे आएगा। और बीजेपी के लिए ऐसा ही ये इलेक्शन सिद्ध हुआ है कि मोदी जी का जो जलवा था वो नीचे आने लगा मिसमैनेजमेंट की वजह से। मोदी जी अपनी सीट पर अच्छे वोट नहीं पा पाए, तो हर व्यक्ति जो ऊपर जाता है वो नीचे आता है। इस इलेक्शन ने बीजेपी के लिए ये सिद्ध किया और इस अवधारणा को खारिज किया कि मोदी जी का नाम खाली चुनाव जीतने के लिए सफिशिएंट है। इनके मन में यही था कि मोदी जी का नाम है तो सब ठीक हो जाएगा, इसलिए जिसको मर्जी टिकट दे दो, हमारा ऑब्लाइज रहेगा। तो ये जो पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ये जो मुहावरा है ये ज्यादा उसने काम किया। अगर आपने किसी को, अब आपके पास इंफॉर्मेशन के सोर्स नहीं है तो आपने इंफॉर्मेशन का सोर्स उन व्यक्ति जी को पकड़ लिया, हेमंत जी को पकड़ लिया। तो हेमंत जी कितनी जानकारी आपको दे रहे हैं, कितनी जानकारी सही नहीं दे रहे हैं, ये आप तो रिलाई, आंखें बंद करके रिलाई कर रहे हैं ना। वो इंफॉर्मेशन सही साबित नहीं हुई, या उनके पास इतनी इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। देखिए कोई भी व्यक्ति, इस चीज को रूल आउट नहीं करना चाहिए, कोई भी व्यक्ति उन्हीं लोगों से मिलता है जिन लोगों के, जिन लोगों तक उसका एक्सेस है, या जो लोग उनको अपने पास आने देते हैं, और वो ओवरऑल पिक्चर नहीं होती है। मैं आपसे मिलता हूं तो मैं आपकी विचारधारा से प्रभावित हूँ, मैं संजय दीक्षित जी से मिलूंगा तो उनकी विचारधारा से प्रभावित होऊंगा। एक ही समय में 4-5 लोगों का और एक ओवरव्यू जिसको कहते हैं, वो कोई भी एक व्यक्ति नहीं दे सकता है। तो ये एक बेसिक मिस्टेक है जो इस बार बीजेपी के द्वारा हुई।
और बहुत सारे आरोप तो सर ऐसे भी लगे हैं कि टिकट्स जो हैं, आमतौर पे तो भाई सबसे बड़ा फैक्टर होता है विनेबिलिटी, कि कैंडिडेट इस सीट पे जीतेगा कि नहीं जीतेगा। और पर चूंकि विनेबिलिटी तो सब मोदी जी के कंधे पे डाल दी गई थी, मोदी का नाम है, सब कोई भी भेड़ बकरी काला कुत्ता कोई भी जीत जाएगा। इसलिए ऐसे भी बहुत से आरोप लगे हैं कि टिकटें बाकायदा पार्टी फंड में पैसे लेकर एक तरह से बेची गई हैं, ऐसे भी आरोप हैं। खैर सर, अभी आपकी बातों से मुझे एक ध्यान आ रहा था कि बहुत सारे स्टार एंकर्स या स्टार पत्रकार जो कि बहुत हम्बल बैकग्राउंड से निकले हैं और पिछले 20 सालों में जो कि करोड़पति अरबपति बन गए हैं, उनके बहुत बड़े बड़े फार्म हाउसेस हैं जो कि डिफरेंट चैनल्स में या इवन प्रिंट मीडिया में भी कार्यरत रहे हैं, और 10-20 सालों में उन्होंने इतना ब्लैक मनी, इतना पैसा कमाया है दलाली से कि वो अब करोड़पति हो गए हैं, बहुत बड़े बड़े। तो सर एक बात बताइए, आपको नहीं लगता कि जैसे चुनाव लड़ने वाले हर व्यक्ति को, या जजेस के बारे में भी कहा गया अब सबने दी कि नहीं दी, या सरकारी कर्मचारी को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए कि जब वो करियर में आया तब उसके पास क्या था और आज 20 साल बाद क्या है। आपको नहीं लगता कि पत्रकार भी चूंकि बड़ी ऐसी पोजीशन पे होता है कि जहां वो बहुत मोटा ब्लैक मनी कमा सकता है दलाली करके, तो पत्रकारों पर भी ये एक नियम लागू हो जाना चाहिए कि भैया अपनी संपत्ति बिल्कुल डिक्लेयर। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बहुत जो आप बात कह रहे हैं ये आज की बात नहीं है, ये बहुत समय से है। बहुत सारे पत्रकारों के ऐसे फार्म हाउस हैं जो 100-100 करोड़ के हैं। एक पत्रकार ने, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने तो लुटियन दिल्ली के आसपास एक 100 करोड़ का घर खरीदा था। सब लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये 100 करोड़ कहाँ से कमा लिए। तो वो वही होता है, एक्सेस होता है। जैसे मैंने बताया ना, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अब वो जिन पत्रकार की मैं बात कर रहा हूँ उनको मैंने उमा भारती जी के यहाँ देखा, ठीक है। अब उमा भारती, मैं उदाहरण के रूप में कह रहा हूँ, मान लीजिए उमा भारती उस समय चीफ मिनिस्टर हो गई थी उसके बाद। अब वो व्यक्ति कोई काम लेके जाएगा, उमा भारती एक काम वो कर ही देंगी उनका, क्योंकि उन्होंने उनका उपयोग किया है न अपनी इमेज बनवाने में, अपनी इमेज बिल्डिंग में। उन्होंने अपने अखबार में लिखा, उनके बारे में 2-4 आर्टिकल लिखे, तो एक बड़ी नेता बनकर उभर गई वो। और वो एक काम करवाने जाएंगे तो इन रेसिप्रोकेशन एक काम हो ही जाएगा। मैंने उदाहरण के रूप में बताया, मैं किसी पर कोई उमा भारती जी पर या किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति ने 100 करोड़ का बंगला तो खरीदा ना, तो सैलरी से तो 100 करोड़ का बंगला नहीं खरीदा जा सकता। जी तो कहीं ना कहीं तो कुछ गिव एंड टेक हुआ ना। तो ये गिव एंड टेक होता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। और इसलिए ये एक पत्रकार के साथ नहीं है। आप किसी एक, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट की बहुत सारी पीएसयू है, आप नेता को जानते हैं और आप उस नेता का काम करते हैं, तो आपने उसको एक किसी भी पीएसयू में चेयरमैन बनवा दिया, कह के आपके चेयरमैन बन गए, 5-10 करोड़ रुपए ले लेना कोई बड़ी आम बात है। एक पत्रकार को ये सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार से कहते हुए सुना गया था कि सर मेरा वो काम, और नीतीश कुमार ने सार्वजनिक रूप से कहा हाँ हाँ मुझे ध्यान है, हो जाएगा। अब क्या काम, कुछ भी काम हो सकता है, कुछ भी, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो सर कुल मिला के लोकतंत्र का चौथा खंभा जो है वो मिशनरी, पत्रकारिता एक मिशन हुआ करती थी, आज इन लोगों ने पत्रकारिता को एक पेशा बना दिया है। और बड़े बड़ी मतलब हमारे जैसे लोगों को तो बड़ी निराशा होती है। खैर सर, आपने बड़े अच्छे इनपुट्स दिए, आपने मुझे समय दिया, और बड़ा सेंसिटिव विषय है सर, जल्दी लोग इस पे बोलने के लिए तैयार नहीं होते। और नहीं, इसमें अब चूंकि हमारी पत्रकारिता की उम्र, हमने कभी ऐसा काम किया नहीं। हमने आपको हाँ मोटा मोटा ओवरव्यू दिया है, हमने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है। तो आरोप में फिर देखिए लीगल इश्यूज भी इन्वॉल्व होते हैं, पर ये जी जो जी चीजें होती हैं वो मैंने आपको बताई। और ये सब करते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इसका एनालिसिस भी होता है, उसके हिसाब से वो अपने रिश्ते भी रखते हैं। कुछ पत्रकार ऐसे होते हैं जो एक सीमा से ऊपर चले जाते हैं, जैसे जो एडिटर लेवल के हैं या सीनियर हम्म लेवल के हैं, सीनियर चैनल में 2-3 लोग,
एडिटर लेवल पर 2-3 लोग, उनको तो आप कुछ कह ही नहीं सकते, वो तो जब मर्जी जा सकते हैं। कुछ होते हैं जो नीचे के लेवल पे होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ उनको एनालिसिस करती हैं कि कौन आदमी हमारे से काम करवाता है, आपस में बैठ के। और उसको फिर वो आइडेंटिफ़ाई करके फिर सोचते हैं इसके बारे में क्या करना है। तो उनकी एक बाकायदा मीडिया पॉलिसी जैसे होती है, तो जर्नलिस्ट पॉलिसी भी होती है। किस जर्नलिस्ट को एंटरटेन करना है, किसको एंटरटेन नहीं करना है, ये खबरों का इसका सोर्स क्या है, ये खबरें कहाँ से लाता है, तो इस चीज़ की भी बाकायदा जाँच होती है। अगर वो जहाँ से जो उसके सोर्स हैं, वो सोर्स पॉलिटिकल पार्टी को सूट करते हैं, तो वो उसको अपने पास रखते हैं। उनको आने मतलब सहूलियत रहती है आने-जाने की। जो लोग उनको सूट नहीं करते हैं, जैसे बीजेपी में ही, अगर कोई आरएसएस सपोर्टेड पत्रकार है और अपनी सूचनाएँ आरएसएस से ले रहा है, तो बीजेपी में उसको लाइक नहीं किया जाता है। तो उसके ऊपर बाकायदा नज़र रखी जाती है और उसको इनर सर्कल में बहुत ज़्यादा नहीं घुसने दिया जाता है। और ये इन्फॉर्मेशन पार्टी में चारों तरफ बाँट दी जाती है, आपस में नेताओं में कि ये इस तरह का आदमी है, ये इस तरह का आदमी है, ये इस तरह का आदमी है। तो इस तरह से बहुत होता है। जर्नलिस्ट पॉलिसी बाकायदा होती है। काम किससे लेना है, काम किससे नहीं लेना है, कौन आपके काम का है, कौन आपके काम का नहीं है। तो बाकायदा इसकी पॉलिसी होती है और इस चीज़ की भी पॉलिसी होती है कि अगर आपको जब आप सरकार में हैं, तो आपको जर्नलिस्ट से कैसे बिहेव करना है और जब आप अपोज़िशन में हैं, तब आप जर्नलिस्ट से कैसे बिहेव करेंगे। और आप मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक पार्टी जो है वो जब सत्ता में थी, तो सत्ता में थी तो थोड़ा दूर-दूर रखती थी। जैसे ही वो अनएक्सपेक्टेडली सत्ता से बाहर हुई, तो उनके जो वर्कर थे और जो मतलब अपर लेवल के मिनिस्टर लेवल या उससे जुड़े हुए लोग थे, उनका एटीट्यूड ही चेंज हो गया। वो बहुत कोज़ी होने लगे पत्रकारों से, बहुत मिलनसार होने लगे, जो कि आपको समय भी नहीं देते जब सत्ता में होते हैं। इसके ऊपर तो बीबीसी के यहाँ पर एक पूर्व पत्रकार थे, क्या नाम था उनका? नाम अब उम्र हो गई तो नाम भी भूलने लगे हैं। अ, उन्होंने लिखा है, पॉलिटिशियन इज़ वेरी गुड टिल ही इज़ इन अपोज़िशन, ही विल चेंज। आपकी आवाज़ चली गई। रामदत्त त्रिपाठी जी। नहीं, नहीं, वो अंग्रेज़ थे अच्छा, और मार्क टली। यहीं पर पकड़ हाँ जी, मार्क टली। मार्क टली ने लिखा है कि ए पॉलिटिशियन इज़ वेरी गुड टिल ही इज़ इन अपोज़िशन। तो जब तक वो अपोज़िशन में है तब तक बहुत अच्छा है। सत्ता में आते ही उसका रुख बदल जाता है। मार्क टली के लेवल तक बदल जाता है तो बाकी तो छोड़िए। खैर, कमल भाई बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत मुझे जानकारी दी, मेरे दर्शकों को बहुत अच्छा आपने इनपुट दिया और पत्रकारिता के अंदर तक की बातें बताई। सर, आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। अगले जी, वीडियो में फिर से आपसे मिलते हैं। सर, आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू वेरी धन्यवाद। मच। नमस्कार। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।